साबी को अंगद अच्छा इंसान लगा। वो बीमार थी, तब भी उसने बिना मतलब टच करने की कोशिश नहीं की, जैसा अक्सर उसके साथ काम करने वाले आदमी किया करते थे। वो कभी कुछ पकड़ने के बहाने छूने की कोशिश करती तो कई तो उसे रोते हुए चुप कराने के बहाने टच करती, पर ये बिल्कुल अलग लगा। साबी उसके बारे में सोच रही थी, तभी अंगद बोला, क्या बात है, कुछ चाहिए क्या? नहीं, साबी बोली। भूख तो नहीं लगी? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मुझे वॉशरूम जाना है, साबी बोली। अंगद ने उसे उठने में हेल्प की, उसे वॉशरूम तक छोड़ने गया। उसने उसे पकड़ा नहीं, बस उसके साथ चलता रहा। फिर ऐसे ही वो वापस उसके साथ बेड तक लाकर उसे बिठा दिया। अंगद ने उसका बेड नीचे कर दिया, फिर उसके पैरों पर से हटी हुई चादर ठीक की, फिर उससे बोला, बाहें अंदर कर लीजिए, अभी बुखार पूरी तरह उतरा नहीं है, आपको ठंड लग जाएगी। उसके कहने पर साबी ने चादर ठीक कर ली। वो अंगद की तरफ देखने लगी। उसने कहा, मेरा सर दर्द कर रहा है, नर्स से कोई दवा देने को कह दीजिए। अंगद उसके पास गया और उसका सिर दबाने लगा। साबी बोली, अरे आप क्यों कष्ट कर रहे हैं, मैंने तो नर्स। अंगद ने अपने मुंह पर उंगली रखकर साबी को चुप रहने को कहा और बोला, ज़्यादा दवाई सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। ये सर दर्द पहले ली दवाइयों के कारण है। मैं सर दबाता हूँ, आप सोने की कोशिश करें, कहकर वो उसका सिर दबाने लगा। वो आंखें बंद करके सो गई। अंगद उसका सिर काफ़ी देर तक दबाता रहा। वो गहरी नींद सो रही थी। वो उठकर अपना काम करने लगा। वो खुद भी सो गया। अगली सुबह साबी की आंख खुली तो अंगद सामने सोफे पर आराम से सो रहा था। वो बैठकर उसे देख रही थी। तभी अचानक से अंगद ने आंखें खोल ली। दोनों की आंखें मिल गई तो साबी ने शर्मा कर मुँह मोड़ लिया। अंगद भी मुँह पोंछते हुए वॉशरूम चला गया। मुँह धोकर वो वापस आया और उसके पास आकर बोला, आप कब उठी? वॉशरूम जाना है, कुछ खाने को लाऊं? मैं वॉशरूम तो जा आई थी, भूख लगी है, साबी बोली। अंगद ने बाहर आकर पाल को फ़ोन किया। हेलो, कितनी देर में आ रहे हो? अंगद, खाने के लिए भी कुछ ले आना और जल्दी आओ। वो नीचे कैंटीन से चाय और ब्रेड ले आया। लेकर उसने साबी को दे दी। साबी ने उसकी तरफ हैरानी से देखकर पूछा, आप खुद लेकर आए? हाँ, क्यों, मैं नहीं ला सकता क्या? अंगद नरमी से बोला, नहीं, वो बात नहीं है, आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। साबी बोली, क्यों, मेरी पर्सनालिटी को क्या हुआ? उसने मन ही मन खुश होते हुए पूछा। असल में आपकी एक बिग बॉस वाली पर्सनालिटी है। आपको देखकर लगता है कि आप सिर्फ ऑर्डर करने के लिए बने हैं। कहकर वो हंस पड़ी और वो भी हंसने लगा। पाल ने आकर खाना दिया। पाल के आने से अंगद बोला, पाल, कुछ देर में डॉक्टर आएंगे, तुम देख लेना वो क्या कहते हैं, फीस भर देना, मैं घर जाकर नहा लूँ। फिर वो साबी की तरफ मुड़ा और बोला, अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे ज़रूरी मीटिंग में जाना है। आप छुट्टी की जल्दी मत कीजिएगा, डॉक्टर कहेंगे तभी छुट्टी करना, काम के लिए सेहत ख़राब मत करना। और हाँ, नानी को अब फ़ोन करके बता दो। कहकर वो चल दिया। साबी को उस दिन शाम को छुट्टी मिली। नानी आ गई थी। पाल वहीं उसकी सेवा में लगा था। जन्नत भी औपचारिकता के तौर पर एक चक्कर लगा गई। साबी को पता था इसने इसने करना कुछ नहीं है, तो उसने उसे ऑफिस के कई काम देकर ऑफिस भेज दिया। पाल उन्हें छुट्टी करवा कर घर तक छोड़ने गया। उसने देखा कि उसका घर बहुत बड़ा था। उसे आइडिया हो गया था कि ये लोग भी अमीर हैं, पर सर जितने नहीं। वो वहाँ से सीधा ऑफिस आया। उसने सारी रिपोर्ट अंगद को दे दी। अंगद ने उससे पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि बुखार दोबारा नहीं होना चाहिए, टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा। चलो ठीक है, जो काम दिया था वो हो गया। वो लक्ष्य के बारे में पता किया? अंगद बोला, सर, वो लक्ष्य साबी मैडम की बहन का फियोंसी है। क्या? अंगद सुनकर हैरान हो गया। शायद इसीलिए वो उदास थी। कुछ दिन गुजर गए। साबी के पापा लंदन से वापस आ गए थे। वो पिछले 2 साल से लंदन में जॉब करते थे। वो घर आए तो नहाने के बाद चाय के वक्त उन्होंने साबी के बारे में पूछा तो साबी की सौतेली माँ रोते हुए बोली, जी वो कोमल से लड़कर चली गई हैं। क्या? तुमने रोका क्यों नहीं? हमने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुकी नहीं। वो कोमल से
लक्ष्य के लिए लड़ रही थी। उसने मुझे भी बुरा भला कहा। मुझे कहती कि तुमने मेरी मम्मी को मारा और कोमल को कहती कि तुमने लक्ष्य को मुझसे छीना और कहकर उसने कोमल को थप्पड़ मारा। कोमल बेचारी कुछ नहीं बोली। फिर वो गुस्से से अपने कपड़े उठाकर चली गई। कोमल ने तो उसके पैर भी पकड़े लेकिन वो रुकी ही नहीं। अगर मुझ पर विश्वास नहीं तो मम्मी जी से पूछ लेना। वो रोए जा रही थी। साबी की दादी उसी की हाँ में हाँ मिला रही थी। उसके पापा ने और कुछ नहीं पूछा और साबी को फ़ोन किया। हेलो साबी, कहाँ हो तुम? आप आ गए पापा जी, कैसे हैं आप? मैं नानी के घर हूँ। साबी बोली, शाम को घर आ जाना, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसके पापा ने इतना कहकर फ़ोन काट दिया। साबी फ़ोन की तरफ देखती रही। नानी पास ही में भी बैठी थी। क्या हुआ? अब क्या चाहता है वो क्या कहते हैं? डांटेंगे हमेशा की तरह। उन माँ बेटी ने शिकायत कर दी होगी। फिर दादी भी तो हैं उनके साथ। सबने मिलकर पापा को सिखा दिया होगा। शाम को बुलाया है, जाना ही पड़ेगा। साबी बोली, तू मना कर दे, मैं नहीं चाहती वो तुझे तंग करें। नानी बोली, नानी जितना तंग करना था वो कर चुके और जितना मैं बर्दाश्त कर सकती थी मैंने किया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगी, मुझे भी जवाब देना आता है। साबी बोली, अब नानी कुछ नहीं कर सकती थी। नानी सोच रही थी साबी अब बच्ची नहीं है, उसे इन सब का सामना तो करना ही होगा। अब मेरी भी उम्र हो गई है, आखिर वो कब तक इसके साथ रहेंगी? उनके दिमाग में कुछ आया तो उन्होंने पूछा, साबी वो लड़का जिसे तू कल मिलने गई थी वो कैसा लगा? नानी इंसान तो बहुत अच्छा है, हैंडसम भी है। काम का पता नहीं लेकिन पर्सनालिटी से बहुत अमीर लगता है। उसका असिस्टेंट भी काफ़ी अच्छा है। उसने ही मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया था और रात भर वहीं रुका था, सुबह ही गया था। उसने ही आपको बताने से मना किया था। साबी अंगद की तारीफ़ों की पुल बांधने लगी। इसका मतलब है वो तुझे पसंद आ गया? नानी ने खुश होकर पूछा। नानी, मुझे पसंद होने से क्या होता है? उसे भी तो मैं पसंद आनी चाहिए ना। अब भगवान सबको अच्छे लगते हैं पर उसे सभी प्यारे नहीं होते ना। नानी ने उसे गले लगाकर कहा, कोई बात नहीं बेटा, कहते हैं भगवान ने सबके जोड़ों को बनाया है। जब तुझे बनाया था तब तेरा जोड़ा भी बनाया ही होगा। देर या सवेर तुझे मिल ही जाएगा। साबी को ये यकीन था कि अंगद उसे पसंद नहीं करता, शायद उसके पास्ट की वजह से। अगर वो पसंद करता तो दोबारा फ़ोन ज़रूर करता। चलो जो होगा देखा जाएगा। अंगद बैठा सोच रहा था कि साबी को फ़ोन करके हाल चाल पूछ ले, लेकिन उसे डर था कि कहीं साबी ये ना सोचे कि ये गले ही पड़ गया। शायद वो मुझे पसंद नहीं करती या वो लक्ष्य को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसने खुद से कहा, कोई नहीं अंगद, तेरी ज़िंदगी में आई है तो तेरी किस्मत में भी आएगी। उसने सामने की बिल्डिंग की तरफ देख कर कहा, एक ना एक दिन तुझे ज़रूर हम पाएंगे, तुझे अपना बनाएंगे और तेरे हो जाएंगे। मन ही मन ये कहते हुए अंगद खुद ही मुस्कुरा दिया। शाम को साबी तय समय पर घर पहुंच गई। उसे कोमल बाहर गार्डन में ही मिल गई। कोमल भागकर उसके पास आ गई और बोली, दीदी आ गई आप? मैं कब से वेट कर रही थी। पता है उस दिन से जिस दिन से आप चली गई हम में से किसी ने ढंग से खाना नहीं खाया। हमें हमेशा आपकी चिंता लगी रहती थी कि आप पता नहीं कैसी होंगी, कहाँ होंगी। कोमल मोटे मोटे आंसू गिराकर रोने लगी। तुम मेरे सामने ये नाटक मत करो। यहाँ तुम्हारे ये मगरमच्छ के आंसू देखने वाला कोई नहीं है। तुम्हारी सेहत से पता चलता है कि तुम्हें मेरे जाने का कितना दुख हुआ। वैसे भी उस बात को 2 साल हो गए हैं। तुम पीछे हटो, मुझे पापा से मिलना है। कहकर उसने कोमल को पकड़कर हल्का सा साइड में ढकेला। कोमल तो ऐसे घूमी मानो किसी पहलवान ने धक्का दिया हो। उसका सर पास पड़े गमले से टकरा गया और सर से खून बहने लगा। साबी अपना हाथ देखने लगी। मैंने क्या इतनी ज़ोर से धक्का दिया उसे? वो उसे उठाने के लिए बढ़ी तो अंदर से कोमल की मम्मी आ गई। वो चिल्लाने लगी, हाय राम, क्या हाल कर दिया मेरी बच्ची का। ये जी सुनते हो, ज़रा जल्दी आइए, कोई एम्बुलेंस बुलाइए। मार दिया मेरी कोमल को। कोमल का सर अपनी गोद में लिए बैठी थी वो। सावी गुमसुम सी खड़ी सब देख रही थी।
उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। दादी और पापा भी भागे आए। दादी कोमल के पास गई। साबी ने पापा को कहा, पापा मैंने कुछ नहीं किया। इससे पहले कि पापा कुछ कहते, दादी ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। तुम कभी अपनी गलती मानती हो जो आज मानोगी? उसके इतना उसकी इतना खून बह रहा है और तुम कह रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया। अगर तुमने धक्का नहीं मारा तो क्या उसने खुद जाकर गमले पर सर मारा? फिर उसके पापा की तरफ देखकर बोली, मैंने पहले ही कहा था वो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो यहाँ रहना ही नहीं चाहती। उस दिन इसने हम तीनों से लड़ाई की और कहा कि इस घर में या तो ये दोनों रहेंगी या मैं क्या करती। हार कर मैंने इसे निकाल दिया क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ इसकी नानी है, ये उनके पास चली जाएगी। पर इनका हमारे सिवा कोई नहीं है। ये दोनों किधर जाती? इनका अपने सिवा है ही कौन? पापा जाकर कोमल को देखने लगे। वो बेहोश हो गई थी। एम्बुलेंस आ गई थी। मम्मी पापा दोनों कोमल के साथ चले गए। साबी वहीं बुद्ध बनी खड़ी थी। दादी फिर बोली, मनहूस आखिर चाहती क्या है तू? जब भी आती है घर में अशांति लाती है। जा दफ़ा हो जा हमारे सामने से, हमारे घर से, कहकर दादी ने अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। साबी चुपचाप वापस चल दी। वो घर को देख रही थी। उसका बचपन यहाँ बीता था। उसे बचपन की यादें याद आने लगी। उसकी मम्मी उसे खाना खिलाने के लिए प्लेट लेकर उसके पीछे घूमती। वो यहाँ वहाँ भागती, फिर माँ पकड़ लेती और उसे गोद में बिठाकर खाना खिलाती। उसे माँ की याद आई तो उसका रोना निकल गया। ये कोमल स्कूल में सावी की बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों बचपन से साथ में पढ़ी थी। चौथी क्लास में कोमल के पापा की डेथ हो गई। उनकी माली हालत बहुत ख़राब हो गई। तब साबी ने अपनी मम्मी को रोते हुए सब बताया था। मम्मी, कोमल स्कूल छोड़ देगी। उसके पास फीस के पैसे नहीं हैं। उसकी मम्मी उसी शाम उसके साथ कोमल के घर गई। उन्हें राशन दिया, खर्चे के लिए पैसे दिए और बोली, आप चिंता मत कीजिए, कोमल की फ़ीस हम दे देंगे। कोमल की मम्मी बोली, बहन जी आप बहुत अच्छी हैं। अगर साबी के पापा से कहकर मुझे कंपनी में कोई काम दिलवा देंगी, मैं कब आप साबी के पापा से कहकर मुझे कंपनी में कोई काम दिलवा देंगी, मैं कब तक यूं ही बैठकर खाऊंगी? ठीक है, मैं इसके पापा से बात करूंगी, मम्मी ने जवाब दिया था। उसे आज भी याद है वो और कोमल कितने खुश हुए थे कि कोमल अब उसी की स्कूल में पढ़ेगी। साबी अपनी कार चलाती बीच पर पहुंच गई। रात के 7 बज रहे थे। वो जब भी उदास होती थी बीच पर आ जाती थी। फिर वो कितनी कितनी देर समुद्र को निहारती रहती। बचपन से कोमल के सिवा उसने कोई और दोस्त भी नहीं बनाया था। अगर कोई बने भी तो कोमल की वजह से छूट गए। अगर उसे भगवान उसकी ज़िंदगी का कोई पल बदलने का मौका दे तो वो उस पल को बदलना चाहेगी। जब कोमल उससे मिली, वो बैठी बैठी समुद्र के किनारे ही खुद में सिमट कर लेट गई। रात के साथ साथ लहरें भी बढ़ रही थी। उसके पैरों को छूकर गुजर जाती थी। दूर बैठा अंगद उसे देख रहा था। उसकी उदासी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कितनी अकेली है ये। इसने ज़िंदगी के 26 साल कैसे गुजारे होंगे? अंगद का दिल कर रहा था कि उसे गले लगाकर उसके साथ रोए। 2 घंटे पहले बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज। अंगद ने छुट्टी के बाद पाल से कहा, साबी के घर फ़ोन करके उसका हाल चाल पूछो। पाल ने साबी के घर फ़ोन किया। नमस्ते नानी जी, अब मैडम की तबीयत कैसी है? उसकी नानी ने उठाया तो वो बोली, हेलो बेटा, हाँ साबी अब ठीक है। इस वक्त वो घर पर नहीं है, वो अपने पापा के घर गई है। ठीक है नानी जी, कहकर पाल ने फ़ोन काट दिया और अंगद को बताया। अंगद बोला, इसके पापा का घर कहाँ है? पाल ने एड्रेस बता दिया और अंगद उसी वक्त कार लेकर वहाँ पहुँच गया। वो साबी के घर जा नहीं सकता था, इसीलिए उसने सोचा कि रास्ते से मिलकर उसका हाल चाल पूछ लेगा। उससे कह दूंगा कि वो यहाँ से गुजर रहा था। लेकिन घर के बाहर खड़े होकर उसने देखा कि कैसे कोमल ने नाटक किया। फिर दादी ने उसे थप्पड़ मारा और वो अपने पापा से कह रही थी कि पापा मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। वो दूर खड़ा सब देख रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो जाकर इसकी हेल्प करे, पर वो किस हक से जाए, यही सोचकर वो खड़ा देखता रहा। फिर वो भी साबी के पीछे बीच पर आ गया। इस समय पानी साबी के घुटनों तक आ गया था, पर वो वैसे ही खुद को
अपनी ही बाहों में समेटे लेटी थी। उसे महसूस हो रहा था मानो अपनी माँ की गोद में है। अंगद को डर था कहीं उसे ठंड ना लग जाए और दोबारा बुखार ना हो जाए, इसीलिए उसने बीच के सिक्योरिटी को कहा कि उस लड़की को वहाँ जाने को कह दो। अंगद कहने को तो खुद भी कह सकता था, लेकिन वो नहीं चाहेगी कि कोई उसे इस हालत में देखे, इसीलिए वो घर नहीं गई और यहाँ अकेली रहने आ गई। उसका दिल रो रहा था। उस सिक्योरिटी गार्ड ने समय की हवाला देते हुए साबी को वहाँ से जाने को कहा। उसने मराठी में कहा था। साबी मराठी समझती थी पर बोलती नहीं थी। वो उठी और उठकर चल दी। अंगद भी उठा और चल दिया। साबी ने टाइम देखा तो 2 घंटे बीत गए थे। अब वो घर जा सकती है सोचकर उसने कार घर की तरफ चला दी। अंगद भी उससे दूरी बनाई कार चलाता रहा। साबी घर पहुंच गई और अंगद ने कार पिछले मोड़ पर ही रोक ली और साबी के घर में जाते ही चल दिया। साबी ने घर आकर नानी को बस ये कहा, सब ठीक रहा नानी, खाना अच्छा बना था, मैंने खा लिया। कोई कुछ नहीं बोला। नानी बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ कहकर वो अपने कमरे में चली गई। अंगद अपने घर आ गया। वो यहाँ अकेला ही रहता था। उसके मम्मी पापा और भाई पुणे में रहते थे। ये पहले उनके पास ही रहता था और पापा यहाँ मुंबई में। मुंबई से वो पूरे देश में फैले बिजनेस को संभालते थे। पापा की तबीयत खराब रहने लगी तो वो पुणे चले गए और वो यहाँ आ गया। उसे कभी किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ, या कहो कि इसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। स्कूल में, कॉलेज में, फिर कंपनी में बहुत सी लड़कियाँ इस पर मैती थी। कईयों ने इसे प्रपोज भी किया, पर पता नहीं क्यों कोई लड़की जितना इसके पीछे पड़ती इसे उतनी ही बुरी लगती। पर जाने क्यों ये साबी इसे क्यों पसंद आ गई। ये शुरू शुरू में इसके लिए एक चांद की तरह थी जिसे वो दूर से देखा करता था। अब जितना वो इसके बारे में जानता जा रहा था उतना ही उसके करीब जाता जा रहा है। उसका दिल कहता है कि वो उसे ढेर सारी खुशियाँ दे। वो उसके लिए कुछ भी करना चाहता है। वो सोचने लगा कि उसे हो क्या गया है। वो कभी किसी लड़की के लिए ऐसा फील नहीं करता था। उसने इसके क्यों पीछे पीछे फिरता है, क्यों, वो जानना भी नहीं चाहता था। वो नहाकर अपने कमरे में बैठा साबी के बारे में ही सोच रहा था। हॉस्पिटल कोमल को होश आ गया था। उसकी मम्मी बोली, शुक्र है तुझे होश आ गया, तुझे कहा था कि तू उससे दूर रहा कर बेटा, वो हम दोनों को पसंद नहीं करती है, इसीलिए मौका देखती रहती है हमें चोट पहुंचाने का। देख उसने तेरी क्या हालत कर दी। नहीं मम्मी, दीदी ने कुछ नहीं किया, वो तो मेरा पैर फिसल गया था, मैं खुद ही गिर गई थी। दीदी ने मुझे लक्ष्य के कारण धक्का नहीं दिया, आप लोग उन्हें गलत समझ रहे हैं। कोमल धीरे धीरे बोली। पापा लक्ष्य का नाम सुनते ही आग बबूला हो गए। ये लड़की कब समझेगी कि लक्ष्य और कोमल की सगाई हो गई है और जल्दी ही शादी भी होने वाली है। पागल लड़की हर बार इस बेचारी को तंग करती रहती है। ये इतनी भोली है, अब भी कह रही है कि उसने धक्का नहीं दिया। मैं उसका क्या करूं, समझ नहीं आता। मैं जितना उससे करीब रखना चाहता हूं वो उतना ही दूर होती जाती है। नहीं पता कब वो समझेगी। कांस की जितनी सीधी कोमल है उससे आधी भी वो होती तो मुझे उसकी चिंता नहीं होती। पापा खिड़की से बाहर देखते हुए सोचे जा रहे थे, पता नहीं उसका क्या होगा। कोमल के सर पर पट्टी लगा दी गई थी। डॉक्टर बोले, ये ठीक हैं, आप इन्हें ले जा सकते हैं। उसकी मम्मी ने कहा, डॉक्टर इसे आज रात यहीं रहने दीजिए, सर की चोट है, हमें डर है कि कहीं इसके ब्रेन पर असर ना हुआ हो। आप इसके सारे टेस्ट करा दीजिए, पैसे की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर बोली, जैसी आपकी मर्जी कहकर उसने टेस्ट लिख के नर्स को दिए और बोली, इनके ये टेस्ट करवा लो। उसी वक्त उसके खून से कई टेस्ट हुए, यहाँ तक कि सिटी स्कैन MRI भी हुई। अब कुछ टेस्टों के रिजल्ट 2-3 दिन बाद आना था, सो कोमल को उतने दिन वो वहीं रहना पड़ा। जांच के वक्त पापा बाहर थे तो उसकी माँ ने उसके पापा को बताया। डॉक्टर कह रहे थे कि सर की चोट है, ये टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं और इसे 3-4 दिन रहना पड़ेगा। पापा क्या कहते, वो शर्मिंदगी के कारण पहले ही दबे जा रहे थे। अब उन्हें कोमल पर भी तरस आ रहा था। नानी का घर। अगली सुबह साबी तैयार होकर ऑफिस जा रही थी। अंगद रोज की तरह उसी मोड़ पर उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके निकलते ही अंगद धीरे धीरे उसके पीछे चल दिया। वो ऑफिस जा रही थी कि पापा का फ़ोन आ गया।
उसने कार साइड में रोक ली। उसने पीछे ध्यान नहीं दिया। अंगद भी रुक गया था। नमस्ते पापा। हाँ जी। क्या नमस्ते? क्या हाँ जी? तुम्हें कोमल के साथ जरा भी हमदर्दी नहीं? उसे 3 या 4 दिन ही रहना पड़ेगा। उसके कुछ रिश्तों के रिजल्ट आने के बाद छुट्टी होगी। तुम इसी वक्त हॉस्पिटल आओ और उससे माफ़ी मांगो। पापा ने उसकी बात सुने बिना ही फ़ोन काट दिया। साबी ने एक फ़ोन जन्नत को किया कि वो हॉस्पिटल होकर आएगी। उसने अपनी सेहत का भी बहाना बना दिया था। उसने कार हॉस्पिटल की तरफ मोड़ ली। अंगद भी उसके पीछे हो लिया। उसने पाल को फ़ोन किया। पाल, मुझे काम है, मैं लेट हो जाऊंगा, ध्यान रखना। वो उसके पीछे हॉस्पिटल पहुंच गया। अब उसे समझ आ गया था कि किसका फ़ोन होगा। साबी प्राइवेट वार्ड में पहुंच गई। अंगद बाहर कॉरिडोर में खड़ा हो गया। साबी अंदर गई तो सबके अलग अलग रिएक्शन थे। सबसे पहले कोमल बोली, दीदी आ गई तुम? मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी। देखा मम्मी, मैं कह रही थी ना कि दीदी ज़रूर आएंगी। दीदी, मैंने सबसे कह दिया कि तुमने मुझे धक्का नहीं दिया और हमारा लक्ष्य को लेकर कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। दीदी जी, अब तो घर वापस आ जाओगी ना? तुम क्यों आई हो? अब क्या इसकी जान लेकर छोड़ोगी? उसकी मम्मी बोली। साबी को दोनों के चेहरे से ही नफरत थी। उसका इन पे ये ड्रामा। वो पापा की तरफ गई और बोली, पापा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन आपके कहने पर मैं इससे सॉरी मांग लेती हूँ। वो कोमल के पास आई और बोली, कोमल, आई एम सॉरी। मैंने कभी तुम्हें चोट पहुँचाने की कोशिश नहीं की, ना ही कभी करूँगी। वो सब इतने ज़ोर से बोल रहे थे कि अंगद को सब साफ साफ सुनाई दे रहा था। तभी एक हैंडसम लंबा गोरा लड़का लगभग भागता हुआ आया। साबी बाहर आ रही थी। दोनों आपस में टकरा गए। साबी, बहुत पहले हमारा ब्रेकअप हो गया है। मेरी कोमल से सगाई हो चुकी है और जल्दी ही हमारी शादी होने वाली है। हम दोनों बहुत खुश हैं। हमें हमारे हाल पर छोड़ क्यों नहीं देती? क्यों बार बार उसे नुकसान पहुंचाती हो? उस बेचारी का क्या कसूर है? गुस्सा है तो मुझ पर निकालो। मैंने तुम्हें छोड़ा, मुझसे बात करो। अब मुझे तुम कभी अच्छी ही नहीं लगी। तुम्हारा मेरा वो रिश्ता ज़बरदस्ती का रिश्ता था। मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। मुझे तुम पर तरस आ गया, इसीलिए मैंने तुमसे दोस्ती की। ये लक्ष्य था। उसकी बात सुनते ही अंगद भी उस तरफ मुड़ गया। साबी बोली, मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आई। मैं कभी तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी। तुमने ही दोस्ती की, तुमने ही तोड़ दी। मैंने पहले कुछ नहीं कहा, अब मैं क्या कह सकती हूँ? सब उनकी तरफ देख रहे थे। वो कहकर बाहर आ गई। सामने अंगद को खड़ा देख उसके पैर मानो वहीं जम गए हों। वो बिना कुछ बोले चल दी। अंगद ने पूछा, क्या उस दिन वाली डेट हम आज कर सकते हैं? चलिए। साबी ने कहा, आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे हूँ। आप आगे चलिए, अंगद बोला। फिर साबी कार लेकर चल दी। उसके मन में बहुत उथल पुथल हो रही थी। ये अंगद यहाँ कैसे आ गया? उसने क्या सुना? उसने क्या देखा? साबी सोच सोच कर पागल हुए जा रही थी। कुछ देर में वो उसी रेस्टोरेंट में पहुंच गए। दोनों कार पार्क करके अंदर गए। दोनों ही चुप थे। आप साबी, आप अंगद, दोनों एक साथ बोले। दोनों फिर चुप हो गए। आप ही बोलिए, अंगद बोला। क्या बोलूँ? मेरी कहानी बहुत लंबी है, सुनाते सुनाते रात हो जाएगी। साबी बोली, मैं सुनना चाहूँगा, लेकिन ये जगह ठीक नहीं है। आप कार यहीं छोड़ दीजिए और मेरे साथ चलिए, अंगद बोला। साबी अपनी कार पार्क करके अंगद की कार में आकर बैठ गई। वो उसे बीच पर ले आया। साबी ने बाहर देखा, फिर उसकी तरफ देखा। वो सोच रही थी, इसे कैसे पता कि ये जगह मेरी फेवरेट है? वो कुछ कहती। वो बोला, ये जगह मन को बहुत सुकून देती है। हाँ, मैं भी जब भी उदास होती हूँ यहीं आकर बैठ जाया करती हूँ। ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है, साबी बोली। दोनों का कार पार्क करके बीच की तरफ चल दिए। वो दूर छाया में बैठ गए। उनके आसपास कितने ही जोड़े किस करने में लगे हुए थे। अंगद को अजीब सा लगा। वो उठा और बोला, कहीं और चलते हैं। फिर वो एक रेस्टोरेंट में आकर बैठ गए। उन्होंने कॉफ़ी मंगवाई और अंगद बोला, अब आप आराम से अपनी कहानी बता सकती हैं। दोस्तों, इस कहानी की इस चैप्टर का एंड यहीं पर करती हूँ। आप लोग हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कर दें,
ताकि मैं इस कहानी का जब भी कोई पार्ट यहाँ इस चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। चलिए फिर मिलती हूँ इस कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कहानी आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं तो फिर मैं कोई और कहानी पोस्ट करूँगी। चलिए फिर, तब तक के लिए नमस्कार।